हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस टीचिंग सेंटर पे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें इस वीडियो के इन तक। इस वीडियो में एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के पहले क्वेश्चन हमारा जो है ये है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें क्वेश्चन का आंसर करना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ये ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है ये होता है इसका उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन जो है ये भी दर्पण से ही रिलेटेड है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है ये एफ इजकल टू आर वाई टू होता है। कितना? एफ इजकल टू आर वाई टू। तो इससे आप संबंध निकाल सकते हैं, एफ इजकल टू आर वाई टू। एफ इजकल टू आर वाई टू, आपका आंसर बी है, एफ इजकल टू आर वाई टू। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये है 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये देखिए कोई प्रिज्म बना रहे हैं, एक प्रिज्म बनाए हैं यहाँ पे श्वेत प्रकाश इस तरह से जाएगा तो सबसे ज्यादा जो झुकने वाला है ये बैंगनी, फिर बैजनी पिनाला होता है ना, बैजनी पिनाला। तो सबसे ऊपर क्या आता है? लाल। तो लाल का जो है सबसे कम झुकता है। लाल जो प्रकाश लाल रंग का जो वर्ण है, जो प्रकाश का जो लाल रंग है, ये प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना पर जो छवि बनता है वो बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। किस कारण से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ा बनाने के लिए हम लोग को अवतल दर्पण का यूज करना पड़ता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है और इसमें काल्पनिक भी इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो उपयोगी लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये इस तरह का होता है, उत्तल लेंस ये है और ये अवतल लेंस ऐसे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर लगा दें कहीं पे और थोड़ा सा भी करंट उसमें जाएगा, थोड़ा सा भी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा तो वो तुरंत बता देगा कि इसमें विद्युत धारा आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये जो दाएं हाथ का अंगूठा का जो नियम है ये फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज। विभवांतर को वोल्टेज कहते हैं या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देख लीजिए, संयोजन प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम कौन से संयोजन करते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना होता है? प्रतिरोध का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा संयोजन है? ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम किसी चीज को एज इट इज डायरेक्टली जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो इसमें 1/r इक्विवेलेंट करके यहाँ पे 1 इसमें रेसिप्रोकल जोड़ना होता है, उसका उल्टा। ठीक है, इसमें 1/r1 प्लस 1/r2 करके ऐसे जोड़ना होता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें प्रतिरोध कमता है, इस संयोजन में प्रतिरोध जो है ये घटता है और श्रेणी क्रम वाले संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन करने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा का जो प्रकृति होता है ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा दिखाई नहीं पड़ता है हम लोग को, सिर्फ उसको कल्पना किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट घंटा जो है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा, नवीकरणीय कहने का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा या जो फिर से तुरंत ही बन जाता हो, तुरंत ही मिल जाता हो। देखिए नाभिकीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय नहीं, कोयले से प्राप्त ऊर्जा ये तो खत्म हो जाएगा तुरंत। प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? मतलब कि अपसारी लेंस, देखो अपसारी लेंस कहने का मतलब कि कोई लाइट को, कोई भी प्रकाश आ रहा हो उसको अलग अलग दिशा में बिखेर देना। ये देखिए ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का काम क्या है कि इस पे कोई लाइट जब आएगा तो इसको एक दूसरे से बिखेर देगा। इस तरह से लाइट आ रहा है तो एक दूसरे से बिखेर देने का काम है। ये क्या होता है? अपसारी। ये क्या कर रहा है? लाइट को, ये प्रकाश को क्या कर रहा है? अपसारी कर रहा है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस ये लाइट को एक जगह मिलाने का काम करता है, ठीक है। देखिए जो भी लाइट आ रहा है सब एक जगह मिलते जा रहा है, तो लाइट को एक जगह मिलाने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। और जो लाइट को अलग अलग भेजने का काम करेगा उसको अपसारी लेंस कहेंगे। तो अभिसारी कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। अभिसारी जो है ये उत्तल लेंस हो जाएगा और अपसारी कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है ये लाल भी होता है, हरा, नीला भी होता है और हरा भी होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारा जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग ये तो आप सब लोग जानते हैं, आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है, HP का यहाँ पे मतलब है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा जो है ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस जो है ये एक विशालक शीशा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें जो गतिशील कण होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ये एम्पियर घंटा जो है मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं। आवेश क्या होता है? सॉरी, करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। तो देखिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा? करंट इंटू समय। करंट इंटू समय। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और समय का मात्रक यहाँ घंटा ले लीजिए, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। आपका आंसर हो जाएगा बी, आवेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट किसका मात्रक होता है? पावर का। पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। पावर का मात्रक वाट होता है। पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं? पावर को हम लोग लिखते हैं P = वर्क डन बाई टाइम। कार्य बटा समय, ये पावर होता है। कार्य बटा समय, किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगा है वो उसका पावर बताता है, ठीक है। तो पावर = होता है वर्क बटा समय। यहाँ वर्क का जो क्या बोलते हैं, यहाँ कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मतलब मात्रक हो जाएगा यहाँ पे जूल, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो यहाँ पे आपका पावर किसके बराबर हो जाएगा? जूल पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, आप सब लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पाचन जो है ये उपचयन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि शरीर में भोजन जाने के बाद टूटता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पे जब जल डालोगे तो उसमें अभिक्रिया जो होगा वो उष्मा क्षेपी होगा।
ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब इसमें से ऊष्मा निकलेगा। तो कली चूना पे जल डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें हो जाएगा आपका पारा। इसका ये एक सीरीज होता है Hg, कॉपर, Ag और Au। पारा, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है यहाँ पे? Hg है। ठीक है। Hg को क्या मरकरी कहते हैं, मरकरी। मरकरी जो है इन चारों में से सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र ये होता है CaOH। CaOH चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना, कलिक चूना का रासायनिक सूत्र ये होता है, और चूना जल का रासायनिक सूत्र ये होता है। ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन है वो लाल लिटमस को पीला कर देता है, तो इसका पीएच मान बताना है। जैसे कि हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग को याद रहेगा। अनील से याद रखिएगा, अनील। अनील देखिए, तो अनील का मतलब क्या हो गया? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो ये अम्ल नहीं होगा। अम्ल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा होता है क्षार का पीएच मान, 7 से ज्यादा होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। यहाँ पे देख लीजिए 7 का ज्यादा कौन है? 11 भी 7 से ज्यादा है, 10 भी 7 से ज्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन कहने का मतलब YNE लगा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंधक हो गए। कितने बंधक हो गए? 3। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज का आणविक सूत्र आप सबको पता होगा, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र। उच्च वसीय अम्लों में के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है ये सॉप कहलाते हैं, साबुन। साबुन को ही उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण कहते हैं। ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक है। CHO जो है ये इस तरह का होता है, CHO ये इस तरह का होता है। इधर कोई भी और कंपाउंड ऐड हो सकता है। तो ये जो क्रिया मूलक है, अभिक्रियाशील मूलक है, ये एल्डिहाइड का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, ये देखो ये एक आवर्त है, ये एक आवर्त है, और यहाँ हम बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब इधर से इधर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? परमाणु त्रिज्या में क्या डिफरेंस आएगा? परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पे ये घटता है। कैसा होता है? क्या होता है? यहाँ पे घटता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा ना कि आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी जो होता है उसमें आवर्त इधर से ये वाला जो होता है, ये वाला आवर्त होता है, और ये वाला समूह होता है। तो आवर्त में कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, ये इधर से बाएं है, इधर दाएं जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाने पे किसी तत्व का परमाणु त्रिज्या जो है ये घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों में को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु गुण के अनुसार इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे ज्यादा अधातु गुण किस में होगा? फ्लोरीन में होगा। सबसे ज्यादा फ्लोरीन में अधातु गुण होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑक्सीजन में, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम। तो देखिए इस तरह से लिखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और लिथियम। लिथियम में सबसे कम अधातु गुण पाया जाता है। देख लीजिए इस तरह से कौन अरेंज है, पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। जो मेटल होगा वो विद्युत धनात्मक तत्व होगा, सोडियम मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? सॉरी, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण जो है ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन में डुबाकर रखने वाला जो धातु है ये है सोडियम। कौन सा धातु है? सोडियम। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सारे चीज, सर्फ एक्सेल, शैम्पू और इजी सर्फ, सब चीज अपमार्जक से ही बनता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में जो उपयोग होता है ये सिलिकॉन का उपयोग होता है, और सिलिकॉन कैसा है? एक उपधातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में जो उपयोग नहीं होता है यहाँ पे ये सीएनजी है। सीएनजी से तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना। एलपीजी का यूज होता है, बायोगैस का यूज होता है खाना बनाने में, कोयला का यूज होता है खाना बनाने में, और सीएनजी का यूज जो है ये खाना बनाने में नहीं होता है, ये गाड़ी को चलाने में होता है। ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि Cu और O2 ये मिलके दोनों CuO बनाया है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है। तो ये किस तरह का पूछ रहा है? ये किस तरह का अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुटता है, तो ये होता है ऑक्सीकरण, और जब किसी में से ऑक्सीजन निकलता है तो ये होता है जब किसी में ऑक्सीजन जुटता है तो ये होता है ऑक्सीकरण, और जब किसी में से ऑक्सीजन निकलता है तो ये होता है अवकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलन से ये क्वेश्चन आ गया है? तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो ये तो संतुलित है। यहाँ पे देखते हैं, पीबी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पीबी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ इसी तरह। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे।